नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, मैं हूं मिस्टर एक्स और आज आपके लिए एक और बहुत ही जबरदस्त और बेहद ज्यादा डरावनी कहानी लेकर के आ चुका हूं। साथियों, अब तक आपने बहुत सारी कहानी सुनी होंगी, लेकिन आज की जो कहानी मैं आपको कहने जा रहा हूं उससे सुनने का आप में जिगरा होना चाहिए, क्योंकि हर बार जो मैं कहानी आपको बताता हूं उसमें किसी इंसान की आप बीती को बताता हूं, लेकिन पहली बार एक शख्स ने हमारे साथ एक ऐसी कहानी शेयर की है जो किसी आत्मा ने उसको बताई थी। दरअसल आप ये तो जानते ही हैं कि अगर किसी की अधूरी मौत हो जाती है तो फिर वो आत्मा में परिवर्तित हो जाता है और फिर वो भटकता रहता है और किसी भी इंसान के शरीर पर अपना कब्जा कर लेता है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर आत्मा बुरी होती हो। काफी सारी आत्माएं ऐसी होती है जो अपने साथ हुए अत्याचार का बदला लेने के लिए किसी इंसान का सहारा लेती है और वह उस इंसान के शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो आज की कहानी एक ऐसी ही आत्मा की है जिसने अपनी आप बीती किसी इंसान के शरीर में आकर बताई थी। तो इस कहानी को आपको और भी जबरदस्त तरीके से सुनाने के लिए मैं इस पूरी आप बीती को उस आत्मा के पर्सपेक्टिव में ही सुनाने वाला हूं। स्टोरी को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि अगर आप में से भी कोई साथी अपनी आप बीती या अपने आसपास घटी हुई किसी घटना को हमारे साथ शेयर करना चाहता है तो वो बेझिझक हमें शेयर कर सकता है। वो अपने फ़ोन में अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करें और फिर हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप लिंक पर सेंड कर दें और फिर हम आपकी कहानी को बाकी लोगों तक पहुंचाएंगे। और दूसरी बात, काफ़ी सारे हमारे साथी कहानी को तो सुनते हैं लेकिन चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो इस रिश्ते को दिल से मजबूत कीजिए। और हाँ, जितने भी लोग कहानी सुन रहे हैं वो अपना एक प्यारा और छोटा सा कमेंट ज़रूर कर दें ताकि आखिर में मैं अपने लॉयल फ्रेंड्स के नाम ले सकूं। तो चलिए अब इस पूरी कहानी को उस आत्मा के पर्सपेक्टिव से ही सुनते हैं। नमस्कार साथियों, आज मैं इस दुनिया में जीवित नहीं हूँ, लेकिन जीवित क्यों नहीं हूँ इसकी एक बहुत बड़ी वजह मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस पूरी घटी घटना को बताने के लिए मैं आपको शुरुआत से अपनी पूरी जर्नी बताता हूँ ताकि आप अच्छे से मुझसे कनेक्ट हो पाएं और मेरे दर्द को अच्छे से समझ सके। मुझे बचपन से ही नई नई जगहें घूमने का शौक रहा है, लेकिन एक दिन मेरे साथ वो हुआ जिसके बाद से मेरा ये शौक हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। दरअसल ये बात तब की है जब मैं अपने कॉलेज में हुआ करता था। मुझे अलग अलग जगह घूमना फिरना बहुत पसंद था, खासकर कि नदी, पहाड़, जंगल वाली जगह। तब मैं अपने कॉलेज के सेकंड ईयर में था। वहीं पर मेरे कुछ अच्छे दोस्त भी बने जिनके साथ मैं अपने कॉलेज के फ्री टाइम में घूमता था। हम सभी की आपस में अच्छी पटती थी। दिन इसी तरह अच्छे से बीत रहे थे। फिर एक दिन वो दिन आया जिसके लिए मैं आज तक पछता रहा हूं। हमारे कॉलेज की छुट्टियां पड़ चुकी थी। हम सभी अपने अपने घर जाने की तैयारियों में लगे हुए थे कि तभी एक दिन मेरे एक दोस्त विनय ने बताया कि गांव में उसकी बहन की शादी है और वो चाहता है कि उस शादी में हम सब उसके साथ चले। विनय एक पहाड़ी इलाके से था। वहां जाना और वहां जाकर उनका कोई कल्चर प्रोग्राम देखना मेरे लिए अच्छा अनुभव साबित हो सकता है, इसलिए मैंने फौरन हाँ कर दी। ये सुनकर हमारे बाकी के तीनों दोस्त कार्तिक, आकाश और दीपक ने भी बिना ज्यादा सोचे उसके साथ जाने के हाँ कर दी। हमारा प्लान यही था कि विनय की बहन की शादी के अगले दिन ही हम लोग वापस आ जाएंगे, इसलिए इसके लिए हमने हमारे घर वालों को भी बताना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि वो शायद नाराज होते कि अगर छुट्टियां पड़ गई हैं तो अपने घर आकर परिवार के साथ समय बिताओ, और फिर शायद मना ही कर देते। अगले दिन ही सुबह सुबह हम पांचों दोस्त विनय के गांव जाने के लिए बस से रवाना हुए। लगभग 1.5 दिन का सफर तय कर हम वहां पहुंचे। बस ने हमें एक सुनसान सड़क पर उतारा। हम चारों दोस्त हैरानी से आसपास देखने लगे। तभी विनय ने हमें बताया कि उसका गांव यहां से कुछ किलोमीटर ही दूर है, जो रास्ता हमें पैदल ही काटना पड़ेगा। बस में 1.5 दिन से बैठे रहने के कारण हमें चलने में भला क्या हर्ज था। हम पांचों दोस्त उस सड़क पर बातें करते करते आगे बढ़ने लगे। लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद एक कच्चा रास्ता आया।
विनय हमें मुख्य सड़क से ले जाने की जगह उस कच्चे रास्ते से ले जाने लगा। यह देखकर मेरा माथा ठनका और मैंने उससे पूछा कि आखिर वो हमें यहाँ से क्यों ले जा रहा है, क्योंकि अगर हम सड़क से चलेंगे तो हो सकता है कि आगे चलकर हमें कोई गाड़ी वगैरह दिख जाए जिससे हम लिफ्ट लेकर जल्दी पहुंच सकें। लेकिन विनय ने हमें ये बोलकर चुप करवा दिया कि ये शायद नटखट है और इससे हम उसके गांव आधे समय में पहुंच जाएंगे। अब शाम भी होने वाली थी और अभी तक हम आबादी वाले इलाके में भी नहीं पहुंचे थे, इसलिए हम बिना ज्यादा सोचे विनय के पीछे पीछे उस कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ गए। उस कच्चे रास्ते पर दोनों तरफ घनी झाड़ियां और ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। सड़क पर थोड़ा कीचड़ भी था, जिससे साफ पता चल रहा था कि शायद कल रात को वहां हल्की बारिश हुई होगी। हम पांचों दोस्त आसपास देखते हुए बातें करते करते निरंतर आगे बढ़ रहे थे। अब तक हमें उस कच्चे रास्ते पर चलते हुए 1 घंटे तक का समय हो चुका था कि अब वो कच्चा रास्ता भी खत्म हो गया। अब हमारे सामने बहुत से पेड़ थे। ये देखकर हमारे कुछ बोलने से पहले ही विनय बोल पड़ा, अब हमें इस जंगल में से जाना है, पर चिंता मत करो, ये छोटा सा जंगल है और यहाँ कोई जंगली जानवर भी नहीं है। हम लोग काफी आगे तक आ गए थे, इसीलिए हमने वापस जाने का ना सोचते हुए विनय के साथ आगे बढ़ने का ही फैसला किया। हम चारों उस जंगल में विनय के पीछे पीछे चलने लगे। अब तक हम काफी थक चुके थे। इन्हीं सबसे परेशान होकर हमारा एक दोस्त कार्तिक थोड़ा चिढ़कर बोला, अगर मुझे पता होता कि तू यहाँ रहता है तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। अब तो चलते चलते मेरे पैर भी टूटने लगे, लेकिन तेरा गांव है कि आने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन विनय उसकी बातों का जवाब दिए बिना ही आगे बढ़ता रहा। इसी दौरान मैंने उस जंगल में कुछ पेड़ों पर एक अजीब से निशान देखे। वो निशान ऐसे थे जैसे किसी धारदार हथियार से बनाए हों। ये सब देखकर मुझे अब थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। मेरे मन में बहुत से सवाल आ जा रहे थे। मैं विनय से पूछना चाहता था, लेकिन हिचक की वजह से पूछ भी नहीं पाया। लेकिन कुछ आगे चलकर वे निशान अब लगभग हर पेड़ पर दिखाई दे रहे थे, इसलिए मैंने अपनी हिचक को साइड करते हुए आखिरकार विनय से पूछ ही लिया कि विनय, आखिर इन पेड़ों पर ये अजीब तरह के निशान क्यों बने हुए हैं। ये सब सुनकर विनय कुछ समय तो शांत रहा, फिर वह बोला, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। इसके आगे वो एक भी शब्द नहीं बोला। ये देखकर मैंने दोबारा पूछा, विनय, ये सब निशान आखिर क्यों बने हुए हैं। ये सुनकर विनय बोला, इसका पता तुम्हें गांव चलकर चल जाएगा। फिलहाल के लिए जल्दी जल्दी पैर चलाओ, क्योंकि अंधेरा होने वाला है। उसके बाद हम सब बिना कुछ कहे चुपचाप तेजी से उसके पीछे पीछे आने लगे। लगभग 20-25 मिनट बाद हम सारे एक बस्ती के सामने आ चुके थे। यह देखकर विनय बोला, दोस्तों, ये है मेरा गांव। बोलकर विनय आगे बढ़ने लगा। हम सारे दोस्त भी उस गांव की सुंदरता को देखते हुए आगे बढ़ने लगे। घने जंगल और पहाड़ी पर बसा वह गांव सच में काफी खूबसूरत था। उस गांव में सारे घर एक दूसरे से एक निश्चिंत दूरी पर बने हुए थे, लेकिन हाँ, जहां हमने उस गांव में कच्चे घर सोचे थे, वहीं इस गांव के सारे घर पक्के और मजबूती से बनाए गए थे। कमाल की बात यह थी कि उस गांव में सारे ही घरों के मेन डोर बड़े बड़े लोहे के थे। उस समय ज्यादा से ज्यादा 7 बज रहे होंगे, लेकिन फिर भी बाहर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर हमें थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन विनय ने हमें बताया कि गांव में लोग खाना खाकर जल्दी ही सो जाते हैं, इसलिए बाहर कोई नहीं है। फिर हम भी बिना इस बारे में ज्यादा सोचे उसके घर की तरफ बढ़ने लगे। वहां प्रदूषण न होने के कारण हवा भी एकदम साफ थी और आसमान में तारे भी एकदम साफ नजर आ रहे थे। हमने अपने पूरे जीवन में इतना साफ आसमान नहीं देखा था, इसलिए हम सारे इस प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठा रहे थे कि पता नहीं दोबारा ये सब कब देखने को मिले। हम सारे दोस्त ऐसे ही आसपास देखते हुए विनय के घर तक आ पहुंचे। वहां आकर मुझे कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि विनय ने बताया कि उसकी बहन की शादी है, लेकिन इस मौके पर उसके घर में किसी भी तरह की कोई सजावट नहीं हुई थी, ना ही वहां मेहमान थे, वरना तो अक्सर ही शादी वाले घरों में मेहमान आंगन में चारपाई डालकर पड़े रहते हैं। खैर, मैंने इसे नजरअंदाज किया। वहां आते ही विनय ने जल्दी से घर का दरवाजा खटखटाते हुए कहा, माँ, पापा, जल्दी दरवाजा खोलो।
मैंने ये बात नोटिस की कि इस दौरान विनय थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन फिर मैंने इसको नजरअंदाज किया। कुछ ही देर में अंदर से एक 40-45 वर्षीय शख्स ने दरवाजा खोला। उन्होंने बनियान और सफेद मोहरी वाला पायजामा पहना हुआ था। दरवाजा खुलते ही विनय हमें तेजी से घर के अंदर ले आया। अंदर आते ही उसने घर का मैन डोर बंद किया। इस दौरान मैंने एक चीज नोटिस की, जहां हम सभी के घरों में लगाने के लिए एक ही कुंडी होती है, वहीं विनय के घर के मैन डोर पर ऊपर से नीचे तक 8 से 10 कुंडियां थी। इसी के साथ ही वहां एक मोटी सी लोहे की जंजीर भी लगी हुई थी। हमारे अंदर आते ही विनय ने वो चेन लगाकर उसमें एक मोटा सा ताला लगा दिया। ये सब मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन तभी वो आदमी जिसने दरवाजा खोला था वो थोड़ा गुस्से में बोले कि तू इतनी रात में क्यों आया। ये सुनकर विनय ने उन्हें सारी बात बताई कि कैसे हम सब तो सुबह सुबह ही निकले थे, लेकिन पहाड़ी रास्ता है तो बस थोड़ा लेट हो गई, लेकिन हम जल्दी आने के लिए जंगल वाले शाय नटकट से आ गए और हम बिल्कुल ठीक हैं, वगैरह वगैरह। ये सुनकर विनय के पापा कुछ ना बोले। तभी अंदर से साड़ी में विनय की माँ आई और बोली कि तुझे इतनी रात में नहीं आना चाहिए था, भले ही आज रात कहीं रुक जाता। हम सारे दोस्त हैरानी से ये सब देख रहे थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब चल क्या रहा है। I mean, अगर हम एक आध घंटा लेट आ भी गए तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हम में से कोई वहां कुछ न बोला, क्योंकि हमने सोचा कि इन परिवार वालों का मामला ये खुद ही सुलझा लें तो अच्छा है। खैर, कुछ देर ऐसे ही बातें करने के बाद उन लोगों ने हमें खाना पीना दिया खाने को। हम सब बहुत थक गए थे और हम इतने समय से हॉस्टल का बेस्वाद खाना खा रहे थे, इसीलिए हमने छक कर खाना खाया। खाना खा पीकर हम सारे एक कमरे में जाकर सो गए। उस कमरे में हम सबके सोने के लिए जमीन पर बिस्तर लगा दिए गए थे। मैंने इस घर में एक अजीब सी चीज देखी कि यहाँ हर कमरे के दरवाजे मोटे लोहे के हैं और उनके ऊपर मैन डोर की ही तरह बहुत सी कुंडियां लगी हुई थी। खैर, हम सारे ही इतना लंबा सफर तय करके इतना थक गए थे कि बिस्तर पर पड़ते ही हमें नींद आ गई और हम सारे ही सो गए। लेकिन देर रात एक अजीब सी आवाज से मेरी नींद खुल गई। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई दूर से किसी के घर का दरवाजा बुरी तरह से पीट रहा था। पहले तो मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम होगा, इसलिए मैं दोबारा सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी मुझे वो आवाज दोबारा आई। अब की बार मैं पूरी तरह से श्योर था कि नहीं, ये मेरा वहम नहीं हो सकता, इसलिए मैं उठ बैठा और दोबारा उस आवाज के आने का इंतजार करने लगा। मैं काफी देर तक ऐसे ही बैठा रहा, लेकिन वे आवाजें मुझे दोबारा नहीं आई। फिर मैं भी ज्यादा कुछ ना सोचते हुए चुपचाप सो गया। अगले दिन जैसे ही मेरी आंख खुली तो मैंने बहुत से लोगों का शोर सुना, जैसे कि घर में ज्यादा चहल पहल होने पर अक्सर होता है। मैं उठा और हैरानी से कमरे के बाहर गया। बाहर बहुत से आगंतुक आए हुए थे। सभी लोग आपस में बातें करते हुए अपने अपने काम निपटा रहे थे। सही मायनों में वह आज शादी वाला घर लग रहा था। मैं ये सब देख ही रहा था कि तभी विनय मेरे पास आया और बोला, चलो चलकर तैयार होकर खाना खा लो, क्योंकि आज उसकी बहन की हल्दी की रस्म है, तो उसकी तैयारियों में हमें उसकी हेल्प करनी है। फिर मैंने फटाफट नहा धोकर अपना नाश्ता किया और फिर हम सब सारी तैयारियों में उसकी हेल्प करने लगे। दोपहर तक हमारा सारा काम खत्म हो चुका था, इसलिए हम सारे दोस्त गांव घूमने निकल पड़े। लेकिन इस दौरान विनय के पापा ने हमें सख्त हिदायत दी कि हम शाम को सूरज ढलने से पहले वापस आ जाएं। हमें भला इसमें क्या आपत्ति होती, इसलिए हम फौरन मान गए। हम चारों दोस्त गांव में घूमते हुए बातें कर रहे थे। तभी मैंने उन्हें कल रात को आने वाली आवाज़ों के बारे में बताया। उन्होंने पहले तो इसे मेरा वहम बताया, लेकिन फिर मैंने उन्हें बताया कि एक ही तरह का वहम आखिर 2 बार कैसे हो सकता है। और जब मुझे वो आवाज़ आई तो मैं जाग रहा था, लेकिन उन लोगों ने मेरी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। फिर हम सारे ये सब बातें छोड़कर हम यहाँ क्या क्या करेंगे उसकी योजना बनाने लगे। देखते ही देखते शाम भी हो गई और फिर हमें विनय के पापा की बातें याद आ गई, इसलिए हम वापस घर आ गए। घर आकर हमने देखा कि अब वहाँ विनय के परिवार वालों के अलावा कोई नहीं था। अब तक सारे के सारे मेहमान वहाँ से जा चुके थे।
ये बात मुझे बहुत अजीब लगी, क्योंकि शादी वाले घर में तो मेहमानों का जमावड़ा लगा ही रहता है, लेकिन यहाँ तो सूरज ढलने के साथ ही सारे मेहमान ऐसे गायब हो गए थे जैसे गधे के सिर से सींग। घर आने के कुछ देर बाद ही उन लोगों ने हमें रात का खाना परोस दिया। हमें इतनी जल्दी खाना खाने की आदत नहीं थी, लेकिन चूंकि खाना परोसा जा चुका था इसलिए हमें वो खाना ही पड़ा। खाना खाते खाते ही अंधेरा होने लगा था, इसलिए विनय के पापा घर का लोहे का मैन डोर लगाने लगे। एक एक करके सारी कुंडियां लगाने के बाद वे उस पर लोहे की जंजीर लगाने लगे। अब मैं खुद को रोक ना सका और बोल ही पड़ा कि अंकल जी, आखिर आप घर के मैन डोर पर इतने लाइनक क्यों लगाते हो? मेरी बात सुनकर विनय के पिता कुछ सोचते हुए बोले कि क्या हमें विनय ने कुछ नहीं बताया? इतने में ही विनय वहां आ गया और उसके पापा ने उससे इस बारे में बात की कि क्या उसने हमें किसी बारे में नहीं बताया। पता नहीं क्यों, लेकिन अंकल की बात सुनकर उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई थी। लेकिन फिर वो थोड़ी देर बाद हमसे बोला कि यहाँ चोरी बहुत होती है, इसलिए वे सभी रात को घर के सारे दरवाजे अच्छे से बंद करके सोते हैं। विनय की बात सुनकर हमारे बाकी साथी उसकी बात मान गए, लेकिन मैं नहीं माना, क्योंकि विनय के ये सब कहने के दौरान मैंने उसके पिता के हाव भाव नोटिस किए थे, जैसे मानो वो विनय से कह रहे हों कि वो हमसे झूठ क्यों बोल रहा है। खैर, हम सब खाना खाकर वापस अपने कमरे में आकर सो गए। मुझे यही बात खाई जा रही थी, इसलिए मैंने विनय से पूछ ही लिया कि आखिर वो हमसे क्या छिपा रहा है। इस पर विनय बोला कि वो कुछ नहीं छिपा रहा और रात बहुत हो गई है, इसलिए अब मैं चुपचाप सो जाऊं। लेकिन मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं था। यहाँ हम जब से आए हैं तो बहुत अजीब अजीब सी चीजें हो रही हैं। गांव के पास वाले जंगल में पेड़ों पर अजीब तरह के निशान हैं, जैसे किसी ने किसी मजबूत धातु से पेड़ों पर वो निशान बनाए हों। सूरज ढलने के बाद कोई भी बाहर नहीं दिखता था, जबकि दिन में तो यहाँ इतनी चहल पहल रहती है। और वो आवाजें रात में किस चीज की आती हैं, और विनय के पिता आखिर क्या बताने के लिए कह रहे थे। ये सब सोचते सोचते मेरी आंख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। लगभग आधी रात में मुझे हमारे दोस्त कार्तिक ने उठाया और फुसफुसाते हुए कहा कि तुम सही कह रहे थे, अभी मैंने भी वो दरवाजा पीटने की आवाज सुनी। ये सुनकर मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया था कि वो मेरा वहम नहीं था। फिर हम दोनों ने सोचा कि हमें चलकर देखना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है। इसलिए हम दोनों बिना किसी को बताए चुपचाप कमरे से बाहर निकलकर आ गए। हम दोनों उस घर में मौजूद खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश करने लगे, लेकिन वहां बाहर इतना ज्यादा अंधेरा था कि बाहर क्या चल रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा था। हाँ, लेकिन दूर से कुछ अलग अलग रंगों की रोशनी हमें जरूर नजर आ रही थी। वे रोशनियां इधर उधर घूमती हुई सी लग रही थी। ये सब देखकर मैं और कार्तिक काफी हैरान रह गए। हमने सोचा कि हमें बाहर चलकर देखना चाहिए कि आखिर माजरा है तो है क्या। आपस में सलाह मशवरा करके हम दोनों ही मैन डोर की तरफ बढ़े, तो वहां हमने देखा कि हमेशा की तरह ही इस बार भी मैन डोर पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। ये देखकर हम दोनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हम बाहर जाएं तो जाएं कैसे। हमें लगा कि शायद इस घर में कोई दूसरा दरवाजा हो बाहर जाने का, इसलिए हम वो दूसरा दरवाजा ढूंढने लगे। हम ये सब कर ही रहे थे कि तभी अचानक हमें विनय की बहन सीढ़ियों से नीचे आती हुई दिखाई दी। कहीं अगर वो हमें ऐसे देख लेती तो शायद बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। ये सोचकर हम दोनों रसोई में जा छिपे। कुछ देर बाद विनय की बहन सीढ़ियों से नीचे आई। उसने आसपास देखा और जब वो पूरी तरह से निश्चिंत हो गई कि उसे कोई नहीं देख रहा, तब वो अपने हाथों में जो मोबाइल उसने अब तक पकड़ा हुआ था उससे किसी को फोन लगाने लगी। फोन लगाने के कुछ देर बाद उसकी बहन धीरे धीरे फुसफुसाते हुए बात करने लगी, लेकिन उस वक्त इतनी रात हो चुकी थी इसलिए उसकी फुसफुसाने की आवाज हमें साफ सुनाई दे रही थी। शायद वो अपने प्रेमी से बात कर रही थी, क्योंकि वो बोल रही थी कि शादी में बस 2-3 और रह गए हैं, इससे पहले ही मुझे यहां से भगा ले चलो। ये सब सुनकर मैं और कार्तिक दोनों ही दंग रह गए। कुछ देर बाद विनय की बहन सीढ़ियों से वापस चली गई। उसके जाने के बाद मैंने कहा
कि हमें विनय को इस बारे में सब बता देना चाहिए, लेकिन कार्तिक ने इसके लिए मना कर दिया। उसने कहा कि अगर हम विनय को इस बारे में बताने गए तो विनय हमसे भी पूछ सकता है कि आखिर हम इतनी रात को यहाँ मैन डोर के पास क्या कर रहे थे। उसकी बात मुझे सही लगी, इसलिए मैंने भी सोच लिया कि हाँ, जैसा चल रहा है सब वैसा ही चलते रहना चाहिए। उसके बाद हम दोनों ने उस खिड़की से बाहर झांका। बाहर अब एकदम घुप अंधेरा था। जो रंग बिरंगी रोशनी पहले आ रही थी अब वो आनी भी बंद हो गई थी। ये देखकर हम दोनों वापस कमरे में आकर अपने अपने बिस्तर पर पड़ गए। अगले दिन जब हमारी आंखें खुली तो सब कुछ सामान्य था। घर में काफी चहल पहल चल रही थी, जैसा कि शादी वाले घर में होता है। घर में कुछ औरतें बैठकर मंगल गीत गा रही थीं, कुछ लोग मेहमानों को चाय नाश्ता परोस रहे थे और बरामदे में ही विनय की बहन को मेहंदी लगाई जा रही थी। हम दोनों भी जल्दी से नहा धोकर तैयार हुए और सारे कामों में विनय की हेल्प करने लगे। इस दौरान मेरे मन में बहुत बार आया कि विनय को सब बता दूं, लेकिन फिर कार्तिक के समझाने पर मैं शांत हो गया। लेकिन फिर मैंने सोचा कि विनय से एक एक करके सारी बात करनी चाहिए। इसलिए लगभग शाम के समय जब सारे मेहमान चले गए तब मैंने उससे पूछा कि यहाँ चल क्या रहा है। पहले तो हमेशा की ही तरह उसने टाल मटोल की, लेकिन जब मैंने उसे रात में गांव के अंदर से आती हुई उन रंग बिरंगी रोशनी के बारे में बताया तो विनय के पापा बोले कि अब हमें सच बता ही देना चाहिए। आखिर कब तक वो हमसे ये सब छिपाएगा। हम सारे दोस्तों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन बाप बेटों में क्या खिचड़ी पक रही है और ये किस सच की बात कर रहे हैं। फिर विनय बोला कि अगर वो हमें सच बता भी दे तब भी हमें उसकी बातों पर यकीन नहीं होगा। हम सारे सोच में थे कि आखिर ऐसा कौन सा सच है। तभी विनय ने बताया कि उनका ये गांव जिस जमीन पर है वो असल में शापित है। इसी वजह से आधी रात के वक्त यहाँ पर कुछ अजीबोगरीब जीव पता नहीं कहां से आ जाते हैं, लेकिन सुबह होने से पहले ही वो गायब भी हो जाते हैं। ये सब सुनकर मुझे उस समय बहुत हंसी आई थी। मतलब आज के ज़माने में भी ये लोग ये सारी बातें मानते हैं। फिर हम चारों उन सबको समझाने की कोशिश करने लगे कि ये सब सिर्फ फालतू की बातें हैं, इसलिए इसे इतनी सीरियसली ना लें। लेकिन वे लोग थे कि मान ही नहीं रहे थे। उनका कहना था कि वे सारे यहाँ बहुत सालों से रह रहे हैं, इसलिए ये सब झूठ नहीं है। हम बाहर से आई हैं, इसलिए हमें इनकी बातों का यकीन नहीं है, लेकिन किसी के मानने ना मानने से सच झूठ में नहीं बदल सकता। इसी दौरान बातों बातों में मेरे मुंह से विनय की बहन की रात वाली बात निकल गई। ये सब सुनकर अंकल और विनय बहुत गुस्सा हुए और वो उसे डांटने भी लगे। हम सब ने इसमें विनय की बहन का साथ दिया कि अगर बच्ची शादी नहीं करना चाहती या किसी और से शादी करना चाहती है तो एक बार उसे भी देख लेना चाहिए। आखिर ये उसकी पूरी जिंदगी का सवाल है। हम सभी के बीच ये सब बहसबाजी बढ़ने लगी थी। इस बहस की वजह से हमें ये तक ध्यान नहीं रहा कि अंधेरा हो चुका है और उस घर का वो लोहे का मैन गेट अब भी खुला हुआ था। लेकिन अपनी बहसबाजी में मशगूल हमारा इस ओर ध्यान ही नहीं गया। लेकिन इसी बीच कुछ ही देर में विनय की बहन की चीखने की आवाज वहां उस घर में गूंज उठी। हम सब हैरानी से उसकी ओर देखने लगे कि आखिर वो ऐसे चीखी क्यों, लेकिन वो बस फटी फटी आंखों से सामने की तरफ ही देखे जा रही थी। हम सब ने भी जब उस ओर देखा तो हमारी आंखें भय से चौड़ी हो गई। हमारे सामने जो भयंकर मंजर था वो किसी की भी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा करने के लिए काफी था। हमारे ठीक सामने ही सफेद रंग का एक लगभग 10 फीट का बड़ा सा कैटरपिलर था। हाँ, वही रेंगने वाले वो छोटे छोटे कीड़े जो अक्सर गोभी में पाए जाते हैं। उस विशाल कैटरपिलर को देखकर एक पल के लिए तो हमें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। लेकिन फिर तभी विनय के पापा ने दीवार पर टंगी राइफल निकाल ली और बिना अधिक समय गंवाए उस कैटरपिलर पर निशाना लगाया। उस कैटरपिलर के ऊपर गोली का तो मानो कोई असर हुआ ही नहीं था। ये देखकर विनय के पापा ने अब एक साथ 4-5 गोलियां उस कैटरपिलर पर चला दी। इतनी गोलियां लगने से वो कैटरपिलर अब थोड़ा गुस्से में आ गया। वो कुलबुलाते हुए हमारी तरफ आने लगा। हम सभी ये देखकर काफी घबरा गए और पीछे मौजूद सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भागे। वो कैटरपिलर भी उन सीढ़ियों से हमारी ओर आने लगा।
हम सभी लोग भागते हुए सीधे उस कमरे में घुस आए जहां पर हम सब सोते थे। कमरे के अंदर आते ही विनय ने तेजी से वह दरवाजा लगा दिया। चूंकि यह दरवाजा भी काफी मजबूत लोहे का था, इसलिए वह कैटरपिलर लाख कोशिशों के बावजूद वह दरवाजा तोड़ नहीं पाया। अब तक बड़ी बड़ी बातें करने वाले हम चारों दोस्त काफी घबरा चुके थे, जबकि विनय और विनय के पापा ऐसी कठोर परिस्थिति में भी अपना धीरज बनाए हुए थे। शायद अब उन्हें इन सब की आदत पड़ चुकी थी। कुछ देर बाद विनय घबराते हुए बोला कि उसकी मां कहाँ है। ये सुनकर हम सारे उन सभी लोगों में उसकी मां को ढूंढने लगे, लेकिन सच में वो यहां नहीं थी। हम सभी का दिल किसी अनहोनी की आशंका में जोर जोर से धड़कने लगा था। हम सभी कमरे से बाहर निकलकर उन्हें देखना चाहते थे, लेकिन उस बड़े से कीड़े के डर से हम में से किसी की भी कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं हुई। समय बीत रहा था और उस बीतते समय के साथ हम सभी काफी चिंतित हो रहे थे। ऐसे ही धीरे धीरे जब सुबह होने लगी तो विनय के पिताजी ने दरवाजा खोला और वे अपने हाथों में वह राइफल थामे पूरे घर में सुनंदा सुनंदा की आवाज लगाने लगे। हम सभी भी उनके पीछे पीछे विनय की मां को ढूंढने आने लगे। सारे घर में ढूंढते हुए हम रसोई की तरफ आए। वहां का दिल दहला देने वाला दृश्य देखकर हम सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। रसोई के फर्श पर विनय की मां का शव पड़ा हुआ था। उनके सिर का ऊपरी हिस्सा किसी ढक्कन की तरह खुला हुआ था। आंखें भय से फैली हुई थी और पूरा शरीर सफेद पड़ चुका था। उस शव के आसपास बिल्कुल भी खून नहीं था, यहां तक कि शव के उस कटे हुए हिस्से की तरफ भी एक भी बूंद खून नजर नहीं आ रहा था। अपनी पत्नी को इस तरह से देखकर विनय के पापा के घुटनों की शक्ति खत्म सी हो गई और वे घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए। हम सभी विनय के परिवार को सांत्वना देने लगे। मुझे विनय की मां का शव देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं हुआ कि उनके साथ क्या हुआ होगा। शायद एक धारदार वार में ही उनकी खोपड़ी खुल गई होगी। उनके सिर पर दिमाग का आधा हिस्सा लगा हुआ था और दूसरा हिस्सा उस कटी हुई खोपड़ी पर। हो ना हो इसी वजह से ही उनकी मौत हुई होगी और फिर उनके घाव से रिश्ता खून किसी ने चाट चाट कर पिया होगा। तभी वहां फर्श पर खून का एक भी कतरा नहीं था। हम सभी ने मिलकर किसी तरह से विनय के परिवार को संभाला और फिर आंटी की अंतिम यात्रा की तैयारियां करने लगे। सभी महिलाओं ने मिलकर उनके शव को अंतिम यात्रा के लिए तैयार किया, लेकिन जैसे ही हम चारों दोस्त उनके शव उठाने के लिए आगे आए तो विनय के पापा ने ये बोलकर हमें मना कर दिया कि वो ये सब कर लेंगे, इसलिए हम सब घर पर ही रहें, क्योंकि हमको वहाँ के नियम कायदे नहीं पता, इसलिए हमारा साथ जाने का कोई फायदा नहीं। हमने भी इसमें कोई बहस नहीं की, क्योंकि कल रात जो हुआ उसके बाद हम सारे काफी घबराए हुए भी थे। वे सारे आंटी के शव को ले गए। दोपहर के बाद उनका अंतिम संस्कार कर वे सारे लौट आए। घर में एक मौत हुई थी और ऐसे में शादी होना मुमकिन नहीं था, इसलिए मैंने जैसे तैसे करके विनय से इस बारे में बात की। यह सुनकर उसने अपने पिता से इस बारे में बात की। तब उन्होंने कहा कि ये शादी अब टल नहीं सकती। भले ही इस घर में एक मौत हुई है, लेकिन फिर भी ये शादी अब रुक नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है ये शादी रोकने के लिए ही हुआ है। लेकिन अब अगर ये शादी रुकी तो अनर्थ हो जाएगा, इसलिए ये शादी कल नियत समय पर ही होगी। यहाँ पर जो भी हमने कल देखा उसे हम मन का वहम भी नहीं कह सकते, इसलिए हम ज्यादा कुछ न बोले। शाम होते ही उस घर के दरवाजे लगा दिए गए और हम सभी अपने कमरे में आकर सो गए। हम सभी सुबह से भूखे थे। जाहिर सी बात है कि घर में जब ऐसा हुआ हो तो खाना किसके ही गले के नीचे उतरेगा, लेकिन चूंकि हम सुबह से भूखे थे इसीलिए विनय हम सब के लिए एक एक गिलास दूध ले आया। भूख तो लगी ही थी, लेकिन उन लोगों को और परेशान करना सही नहीं लगा, इसलिए हम सब ने चुपचाप वो दूध गटका और फिर सो गए। दूध पीकर हमें काफी अच्छी नींद आई, जिसका मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। फिर सुबह किसी के रोने की आवाज सुनकर मेरी नींद खुली। पहले तो मुझे लगा कि कल ही तो विनय की मां की कितनी बेरहमी से मौत हुई थी, इसलिए कोई घर का बंदा रो रहा होगा। लेकिन फिर कुछ देर बाद मैंने ध्यान दिया कि वो रोने की आवाज मेरे दोस्त कार्तिक की थी। ये सुनकर मैंने तेजी से अपनी आंखें खोली। मेरा सिर दर्द हो रहा था
और हाथों और पैरों पर एक कसावट भी महसूस हो रही थी। मैंने जब इस ओर देखा तो पाया कि मेरे दोनों हाथ पैर बंधे हुए थे। ये सब देखकर मैं काफी घबरा गया। तभी मेरी नजर अपने इर्द गिर्द पड़ी। मैंने पाया कि ना सिर्फ मैं बल्कि विनय को छोड़कर मेरे तीनों दोस्त भी बंधे हुए थे। उनमें से आर्यन बैठकर रो रहा था। मैंने अपने आप को खोलने की कोशिश करते हुए आर्यन से पूछा कि क्या हुआ, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो और हम ऐसे बंधे हुए क्यों हैं? तब कार्तिक ने रोते हुए बताया कि विनय हमें धोखे से यहाँ लाया है। असल में उसका इरादा हमें यहाँ की शादी दिखाना नहीं बल्कि कुछ और ही है। ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आई। आखिर वो हमें किस लिए यहाँ ला सकता है? कहीं वो हमें अपनी बहन के दहेज में तो देने नहीं वाला। मैं यही सब सोच रहा था कि तभी उस कमरे का दरवाजा खुला। दरवाजा खुलते ही मैंने पाया कि विनय वहां एक काले कुर्ते में खड़ा था। इस दौरान उसके चेहरे पर शून्य भाव थे और सच कहूं तो उसे यूं देखकर मुझे काफी डर लगने लगा था। लेकिन फिर भी किसी तरह से मैं हिम्मत जुटाकर बोला कि विनय, आखिर ये सब क्या है? तुमने हमें यहाँ ऐसे बंदी क्यों बनाया हुआ है? विनय ने उसी शून्य भाव से कहा, ताकि मेरी बहन की शादी अच्छे से हो सके। ये सब सुनकर हम सभी हैरानी से एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। फिर मैंने दोबारा पूछा कि हमें यहाँ ऐसे बंदी बनाने से तुम्हारी बहन की शादी अच्छे से कैसे होगी भला? देखो दोस्त, हम भी चाहते हैं कि तुम्हारी बहन की शादी अच्छे से हो और आखिर तुम्हारी बहन हमारी बहन है। लेकिन वो तो मानो हमारी बात सुन ही नहीं रहा था। वो कमरे में आया और फिर अपने जेब में से एक छोटी सी डिब्बी निकाली। हम सारे हैरानी से ये सब देखने लगे। तभी उसने वो डिब्बी खोलकर उसमें मौजूद काला सा कोई पदार्थ अपनी तर्जनी उंगली पर लिया और फिर एक एक करके हमें काला टीका लगाया। टीका लगाते ही वो उठा। उसके उठते ही मैंने दोबारा कहा कि ये सब क्या है? तुम हमें काला टीका क्यों लगा रहे हो? लेकिन वो कुछ ना बोला। तभी बाहर से विनय के पापा कमरे में आए। उन्होंने हमें एक नजर देखा और फिर विनय से बोले कि अब तो इनका अंतिम समय है, तो मरने से पहले इन्हें सब बता दो तो अच्छा होगा। विनय के पापा की बातें सुनकर तो हमारे पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। हम कभी विनय को देखते तो कभी विनय के पापा को। तभी विनय के पापा वहां से चले गए और विनय ने एक ठंडी सांस लेकर बोलना शुरू किया। उसने कहा, देखो दोस्तों, मुझे तुम सभी को मारकर कोई खुशी नहीं हो रही है। मैं जो भी कर रहा हूं अपने कुल को बचाने के लिए कर रहा हूं। असल में तुम लोगों ने सुना होगा कि इस दुनिया में काफी गुप्त कबीले हैं जो दुनिया की नजरों से बचकर रहते हैं। वो ऐसी ऐसी क्रियाएं करते हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। हमारा ये गांव भी एक तरह का कबीला ही है। हमारे कबीले के अपने कुल देवता हैं जिनकी हम पूजा करते हैं और वो तुम्हारे देवी देवताओं से बहुत अलग होते हैं। अगर तुम लोग अपनी भाषा में यूं कहो कि वो कोई शैतान है तो गलत नहीं होगा। हमारे कबीले में हर शादी समारोह में बलियां दी जाती हैं और वो बलियां किसी जानवर की नहीं बल्कि इंसानों की दी जाती है। और अगर वो बलियां ना दी जाए तो हमारे कुल देवता क्रोधित हो उठते हैं और नए दंपति को कष्ट देते हैं। इस शादी के दौरान ये सब रोकने के लिए हमारे कुल देवता के सेवक आते हैं। उसका प्रकोप हम सभी को उठाना पड़ता है। अभी कल परसों में तुमने जो जीव देखा था वो हमारे कुल देवता का ही एक सेवक था और जब तक हम तुम लोगों की बलि ना दे दें उनके ये सेवक रात में ऐसे ही घूमते रहेंगे। इसलिए हमारे घरों के खिड़की दरवाजे एकदम मजबूती से बनाए जाते हैं ताकि हमें ये सेवक नुकसान न पहुंचा पाए। मेरी बहन का वैवाहिक जीवन सफल नहीं होगा अगर हमने तुम्हारी बलियां ना दी, तो इसलिए मुझे माफ करना, लेकिन तुम लोगों को मरना होगा। कहकर विनय बिना कुछ सुने वहां से चला गया। मैं ये सब जानकर एकदम हैरान था। अपनी मौत को इतना पास देखकर मैं काफी घबरा गया था। हम सभी अब भी वहां से निकलने की कोशिश करते हुए अपने हाथ पांव खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारे हाथ इतने कसकर बांधे हुए थे कि हम चाहकर भी खुद को खोल नहीं पा रहे थे। इसी दौरान हमें दोबारा दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। हमने जब दरवाजे की ओर देखा तो हम हैरान रह गए, क्योंकि दरवाजे पर काले लहंगे चोली में विनय की बहन खड़ी थी। उसने इधर उधर देखा और फिर मेरे हाथों में एक धारदार चाकू पकड़ाते हुए बोली कि भैया,
आप लोग जल्द से जल्द इस चाकू से अपनी अपनी रस्सियां काट कर भाग जाना। इसके लिए मैं ये दरवाज़ा खुला रखूंगी। और हाँ, कुछ समय के लिए यहाँ आसपास कोई नहीं होगा। आसपास क्या, बल्कि इस पूरे गांव में ही कोई नहीं होगा, क्योंकि मेरी शादी की एक खास रस्म होगी। तो सारे लोग गांव के बीचों बीच बने उस मंडप में होंगे। आप बस उसी समय यहाँ से निकल जाना, और हाँ, जाने से पहले इस कमरे में ताला लगा कर जाना, ताकि किसी को भी शक ना हो कि आप लोग यहाँ नहीं हैं। और हो सके तो इसकी चाबी साथ ही ले जाना, ताकि वो लोग इस चाबी को ही ढूंढने में लगे रहें और आपको भागने का ज्यादा समय मिल जाए। और हाँ, हो सके तो अंधेरा होने से पहले आप लोग जंगल की सीमा से बाहर निकल जाना, तभी आप लोगों की जान बच सकती है। ये सब सुनकर मैं हैरानी से बोला कि फिर तुम्हारी शादी का क्या? तब वो मुस्कुराते हुए बोली कि मैं किसी की जान लेकर अपने नए जीवन की शुरुआत नहीं करना चाहती, इसलिए मैं अपने होने वाले पति के साथ यहाँ से भागने की योजना बना रही थी, लेकिन ऐन मौके पर आप लोगों की वजह से पकड़ी गई। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग अभी भाग जाइए, कहकर वो वहां से चली गई। उसके जाते ही हम सब ने एक एक करके उस चाकू से अपने हाथ पांव की रस्सियां काटी, और फिर हम उस दरवाजे के पास आए। वह दरवाजा सच में खुला हुआ था। मैंने धीरे से कमरे में से बाहर झांका। बाहर मुझे सिर्फ एक गलियारा नजर आ रहा था, जो कि दाईं तरफ जा रहा था। हम सारे दोस्त मौका देखकर उस कमरे से बाहर निकले तो देखा कि अब तक दोपहर हो चुकी थी, क्योंकि सूरज की किरणें काफी तेज थीं। लेकिन हाँ, आसपास सच में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। हम चारों दोस्त इसी मौके का फायदा उठाकर उस घर से बाहर निकल आए। हमने पाया कि उस पूरे गांव में ही कोई भी नजर नहीं आ रहा था। हमारे लिए ये किसी स्वर्ण अवसर से कम ना था, इसलिए हम चारों बिना समय गंवाए उस जंगल वाले रास्ते की तरफ दौड़े, जहां से विनय हमें यहां लेकर आया था। कुछ ही देर में हम चारों जंगल के अंदर आ चुके थे, लेकिन अब हमें डर सता रहा था कि अब तक तो उन सभी लोगों को पता चल ही चुका होगा कि हम वहां नहीं हैं, इसलिए वो लोग हमारे पीछे भी जरूर आएंगे। इसी डर से हम चारों ने अपनी गति बढ़ा दी। लेकिन यहाँ हमारे साथ एक समस्या हो गई थी। वो ये कि जब विनय हमें यहाँ लेकर आया था, तब हम 1 से 1.5 घंटे में इस गांव में आ गए थे, लेकिन अभी तो हमें 2 घंटे से ऊपर होने को आया था। लेकिन हम अब भी उस जंगल में थे। मुझे अच्छे से याद था कि जंगल में घुसने से पहले एक कच्चा रास्ता था, जिसके दोनों ओर झाड़ियां वगैरह थी। लेकिन यहाँ तो ये जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये सब देखकर मेरा दोस्त कार्तिक काफी डर गया, और वो बोलने लगा कि कहीं हम सारे रास्ता तो नहीं भटक गए। ये डर हम सभी को भी सता रहा था, लेकिन हम फिर भी ना रुकते हुए आगे बढ़ते रहे। अब तक हमें चलते चलते काफी समय हो चुका था, और हम लोग सुबह से भूखे प्यासे भी थे। लेकिन अब तो हमारा हाल और भी ज्यादा बुरा होने लगा था, क्योंकि अब तक हम सारों के गले एकदम सूख चुके थे। लेकिन हमारे आसपास कहीं भी पानी का नामो निशान तक नहीं था। तो ऐसे में हम कर भी क्या सकते थे? खैर, जैसे तैसे हम लोग अब भी अपनी जान बचाने के लिए आगे बढ़ने लगे। इसी दौरान दूसरी तरफ विनय के घर पर पता चल चुका था कि हम लोग वहां से भाग निकले थे, लेकिन उन्हें इसका भी शक हो गया था कि हो ना हो इसमें किसी ने हमारी हेल्प की होगी। तो सब लोग विनय से सवाल जवाब करने लगे कि हो ना हो विनय ने ही हमें भगाया होगा। तो उसने समझाया सबको कि अगर उसे हमें भगाना ही होता तो वो हमें यहाँ लेकर ही क्यों आता। सब लोगों को विनय की बात सही लगी। फिर सबका शक विनय की बहन की तरफ आया, क्योंकि वो ही तो ये शादी नहीं करना चाहती थी, और अगर हमारी बलियाओं नहीं चढ़ेंगी तो ये शादी नहीं होगी। विनय की बहन से जब इस बारे में पूछा गया तो उसने पहले तो मना ही कर दिया, लेकिन फिर वो लोग उसे जब जानवरों की तरह मारने पीटने लगे तो उस बेचारी बच्ची ने सब बता दिया कि कैसे उसने हमें भगा दिया। लेकिन हाँ, उसने सबको यहाँ मिसगाइड करके कहा कि उसने हमें मेन रोड से भगा दिया, ताकि सब लोग मेन रोड पर हमें ढूंढने जाएं और हम जंगल वाले रास्ते से रफू चक्कर हो जाएं। विनय के घर वाले और उनके साथ सारे गांव वाले अपने अपने हाथों में भाले वगैरह लेकर हमें ढूंढने के लिए मेन रोड के पास जाने लगे। लेकिन तभी विनय का माथा ठनका कि हम चारों को तो उस रास्ते का पता ही नहीं।
तो हम उस रास्ते से कैसे जा सकते हैं। इसलिए हो ना हो हम चारों जंगल वाले रास्ते से भागे होंगे। उसकी बात में दम तो था, लेकिन वो लोग किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते थे। इसीलिए वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आधे लोग इस सड़क वाले रास्ते से उन्हें ढूंढने जाएंगे और आधे विनय के साथ जंगल वाले रास्ते पर। बस फिर वे सारे लोग 2 ग्रुप में बंटकर अलग अलग रास्ते पर आ गए। अब ये हमारे लिए काफी परेशानी वाली बात थी कि हम लोग एक तो रास्ता भटके हुए थे, ऊपर से ये लोग भी यहीं आ रहे हैं। हम लोग किसी तरह से खुद को उस मुसीबत से निकालने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक सूरज को काले काले बादलों ने घेर लिया और फिर कुछ ही देर में वहां बारिश होने लगी। हम चारों को ही बहुत प्यास लगी थी, इसलिए चारों ने पेड़ों पर से एक एक पत्ता तोड़ा और फिर उसमें वो बारिश का पानी थोड़ा थोड़ा इकट्ठा कर अपना गला तर किया। हम चारों ही पानी पीकर एक अलग ऊर्जा महसूस कर रहे थे, इसीलिए अब हमने अपनी गति बढ़ा दी। अब हम चारों उसी बारिश में आगे बढ़ने लगे। लगभग आधे घंटे बाद वो बारिश रुक गई और वहां से बादल छौंटने लगे, लेकिन इस बारिश ने हमारे लिए एक समस्या खड़ी कर दी थी जिसका आपको आगे पता चलेगा। खैर, हम चारों जैसे तैसे आगे बढ़ रहे थे कि एक जगह आकर हमारा माथा ठनका, क्योंकि हम जिस रास्ते पर जाने वाले थे वहां पर पैरों के निशान थे। ते देखकर हम काफी घबरा गए। हमें लगा कि कहीं विनय अपने जंगली गांव वालों के साथ तो यहां नहीं आ गया, लेकिन फिर ध्यान से देखने पर हमने पाया कि वो निशान हमारे ही पैरों के थे। ये देखकर हमें समझ आ चुका था कि हम चारों यहां इतनी देर से गोल घूम रहे हैं। अब इससे बचने के लिए हमने जंगल की उस गीली मिट्टी पर क्राइनस का निशान बना दिया, ताकि अब अगर हम दोबारा इस रास्ते पर आए तो हमें पता रहे और हम ये रास्ता दोबारा ना लें। हम चारों अब इसी प्लान के साथ आगे बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ विनय भी अपने कुछ गांव वालों के साथ हमें उस जंगल में ढूंढ रहा था। गोल गोल घूमने के कारण हम लोग अब तक उसी जंगल में थे। ऊपर से बारिश की वजह से जंगल की गीली मिट्टी पर हमारे पैरों के निशान भी बन गए थे। विनय को हमारे वो पैरों के निशान मिल गए और फिर वो अपने साथियों के साथ उनका पीछा करने लगा। वे सभी अपने हथियारों के साथ हमारे पीछे पीछे ही आ रहे थे, जबकि हम इस बात से बेखबर थे कि हमारे पैरों के निशान ही हमारे लिए खतरा बन रहे हैं। खैर, कुछ देर बाद हम चारों जंगल की सीमा से बाहर आ गए। ये देखकर हम बहुत खुश हुए, क्योंकि अब सिर्फ ये कच्चा रास्ता पार करने के लिए बचा है। हम चारों उस कच्चे रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि तभी अचानक कार्तिक के पैर पर एक भाला आ लगा। हम सभी ने हैरानी से उस ओर देखा जहां से भाला आया था, तो हमें जिसका डर था वही हुआ। विनय और उसके गांव वालों ने हमें ढूंढ लिया था। हम बचे खुचे तीनों दोस्त उस कच्चे रास्ते पर आगे की तरफ तेजी से भागने लगे। हमारे पीछे विनय और उसके गांव वाले भी भागे और अंततः उन्होंने हम तीनों को भी पकड़ ही लिया। हमारी उनके साथ अब हाथापाई होने लगी और इसी हाथापाई में मैंने विनय को चाकू घोंप दिया, जो कि विनय की बहन ने मुझे रस्सी काटने के लिए दिया था। और फिर मैंने कहा कि हम अकेले नहीं मरेंगे, हमारे साथ तू भी मरेगा। मुझे नहीं पता कि मैंने सही किया या गलत, लेकिन उसने हमारे साथ जो किया उसके लिए मैं उसे सजा देना चाहता था। मेरे ऐसा करते ही उसके गांव वाले मुझे बुरी तरह से मारने लगे। वहीं विनय वहीं जमीन पर पड़ा पड़ा तड़पने लगा। हम चारों को उन लोगों ने मार मार कर अधमरा कर दिया था और फिर हमें ऐसे ही गांव में वापस ले जाने लगे। अब तक शाम होने को आई थी। विनय की बहन को यही लग रहा था कि शायद हम चारों यहां से भाग चुके हैं, इसलिए वह खुश थी। लेकिन कुछ देर बाद उसका ये भ्रम टूट गया जब उसने हमें गांव वालों के साथ देखा। अब तक शाम होने लगी थी। गांव के बीचों बीच शादी के लिए जगह बनाई गई थी। उस जगह पर एक बहुत बड़ा सा गोल घेरा बनाया हुआ था। उस गोल घेरे में एक हवन कुंड के आगे काली धोती में एक शख्स बैठा हुआ था, जो कि उनका पंडित लग रहा था। उस शख्स के पीछे ही एक भयानक शैतान की 8 फीट की प्रतिमा लगी हुई थी। उस कुंड के आसपास कुछ सामान जैसे फूल, लकड़ी, मांस वगैरह रखा हुआ था। विनय की बहन और दूल्हे को वहां ले जाया गया। इस दौरान वे दोनों ही काफी हताश लग रहे थे। उनके उस कुंड के पास बैठते ही उस कुंड में अग्नि प्रज्वलित की गई
और फिर उस काली धोती पहने शख्स ने कुछ अजीब से मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। अब तक मुझे और मेरे बाकी तीनों दोस्तों को अधमरी हालत में उस गोले के बाहर मौजूद 3 खंभों पर बांध दिया गया। अब हमारे शरीर में जान नहीं बची थी कि हम जरा सा भी विरोध कर पाएं। हम बस अधमरी हालत में चुपचाप अपनी मौत का इंतजार करने लगे। वहीं एक बुढ़ा शख्स विनय का उपचार कर रहा था, क्योंकि मैंने उसके पेट पर चाकू जो घोंपा था। विनय के पिता और भाई इस वजह से काफी चिंतित नजर आ रहे थे। कुछ ही देर में मंत्रों का उच्चारण बंद हुआ और फिर वो काली धोती वाला शख्स अपनी जगह से उठकर हमारे पास आया। वहां आकर उसने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और फिर एक तेज आवाज में कहा कि हमारे पास समय कम है, जल्द से जल्द वो घेरा बनाओ। यह सुनकर वहां मौजूद सारे पुरुष उठकर उस कुंड के इर्द गिर्द ही एक बड़ा सा घेरा बनाने लगे, जिसके अंदर वे सारे गांव वाले आ सकें। इसी दौरान उस घेरे के अंदर ही वहां की सारी महिलाएं पहले की ही तरह कोई गीत गाने लगी। कुछ युवतियां उन गीतों पर थिरकने लगी। एक एक करके सारे गांव के लोग उस घेरे में आकर बैठ गए। विनय के परिवार वाले भी उस घेरे के अंदर थे, लेकिन विनय का उपचार चल रहा था, इसीलिए वह बुढ़ा शख्स वहां नहीं आया। कुछ देर बाद वो बूढ़ा शख्स चिल्लाते हुए आया और बोला कि अनर्थ हो गया, विनय की मौत हो गई। ये सुनकर वे सारे लोग बहुत दुखी हुए, लेकिन वे इसमें कुछ नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो लोग उस घेरे के अंदर आ गए। विनय का शव अब भी घर पर पड़ा था। उस बुढ़े के वो शब्द जैसे ही मेरे कानों पर पड़े तो मैं बहुत खुश हुआ कि चलो अच्छा है, मरने से पहले मैंने अपनी मौत के जिम्मेदार व्यक्ति को भी मार तो दिया। वहीं दूसरी तरफ अपने भाई की मौत से उसकी बहन परेशान हो उठी। वहीं गांव की कुछ महिलाएं इसके लिए भी उसे ही दोषी ठहराने लगी। इस पर उसका पति भड़कते हुए बोला कि अगर इसके भाई की मौत की जिम्मेदार ये है, तो अब तक जिन भी मासूम लोगों की बलियां तुम लोगों ने चढ़ाई है, उनकी मौत के जिम्मेदार भी तुम लोग हो। ये सुनकर वे सारे लोग चुप हो गए, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि ये दोनों इनकी बातों में आने नहीं वाले। खैर, कुछ देर बाद सभी लोगों के वहां आते ही वहां उस घेरे के अंदर ढोल नगाड़े बजने लगे। सभी औरतें मिलकर गाने लगीं और कुछ लोग नाचने लगे। वह काली धोती वाला शख्स आंखें बंद किए मंत्रोच्चारण कर रहा था। कुछ देर बाद उसने एक धारदार तलवार पर काला निशान बनाकर वह तलवार विनय के पापा के हाथों में थमा दी। वो तलवार उनके हाथों में आते ही मैं समझ चुका था कि अब हम नहीं बचेंगे। उस तलवार को थामे विनय के पापा उस गोल घेरे में से बाहर आए। उन्होंने शून्य भाव से हमारी ओर एक नजर देखा और फिर उस तलवार के एक ही वार से उन्होंने एक एक करके हम चारों की ही गर्दन अलग कर दी। हमारा धड़ कुछ देर तो ऐसे ही तड़पता रहा, लेकिन कुछ देर बाद वह भी शांत हो गया। ऐसा होते ही वो काली धोती वाला पुजारी एक खाली कटोरी लेकर उस घेरे से बाहर आया और फिर हमारे शवों पर से थोड़ा थोड़ा खून लेकर उस कटोरी में डालकर उस घेरे के अंदर आ गया। उनके अंदर आते ही विनय के पापा भी उस घेरे के अंदर आ गए। घेरे के अंदर आते ही उस पुजारी ने दुल्हा दुल्हन के पास मौजूद उस शैतान की प्रतिमा के माथे पर उस कटोरी के खून से तिलक लगाया और फिर कहा कि इनका विवाह संपन्न हुआ। ये सुनकर वहां मौजूद सारे लोग खुशी से नाचने गाने लगे। उनका ये नाचना गाना काफी देर तक चलता रहा। इसी दौरान वहां हवा में अजीब से चमकदार तरह के जीव आने लगे। वे सारे जीव इंसानों की तरह लग रहे थे, बस उनके शरीर अलग अलग रंगों में चमक रहे थे। कुछ बड़े बड़े कीड़े मकोड़े भी वहां पर मंडराने लगे थे। इतना ही नहीं, विनय की माँ भी वहां पर हताश होकर खड़ी थी, लेकिन उनमें से कोई भी उस घेरे को पार कर उसके अंदर नहीं जा पा रहा था। इसी दौरान मेरी आंखें खुली और मैंने पाया कि मैं और मेरे दोस्त वहीं पर थे, लेकिन अब हमारी रस्सियां खुल चुकी थीं और इसके साथ ही हमें हमारे शरीर में एक अलग ही ऊर्जा महसूस हो रही थी। हम चारों हैरानी से ये सब देख ही रहे थे कि तभी हमारी नज़र उन खंभों के पास गई जहां कुछ देर पहले हमें बांधा गया था। उन खंभों पर अब भी हमारे शव बंधे हुए थे, जिनका सिर नीचे जमीन पर था। यह सब देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह गई थी। इतनी ही देर में वे अजीब से चमकदार जीव विनय को अपने साथ लेकर आए। विनय को वहां देखकर मेरी आंखों में चमक आ गई और मैं उसकी ओर दौड़ा।
ये देखकर मेरे बाकी के तीनों दोस्त भी मेरे पीछे आए, लेकिन मुझे रोकने के लिए नहीं बल्कि मेरा साथ देने के लिए। वे गांव वाले वहां जश्न मना रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम दोस्तों और उन चमकते जीवों ने मिलकर विनय को घेर रखा था। हम सभी फांड खाने वाली निगाहों से विनय को देख रहे थे। विनय भी हमें देखकर काफी घबरा रहा था। हम सभी विनय के साथ कुछ करते उससे पहले ही हमारे पैर जमीन में धंसने लगे। हम चारों को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, इसलिए हम लोग ये सब देखकर काफी घबरा गए थे। वहीं वे सारे चमकदार जीव शांत बने हुए थे। ऐसे ही ढंसते ढंसते हम सारे जमीन में एकदम अंदर चले गए। वहां एकदम घुप अंधेरा था। हमें बस एक दूसरे की आवाज ही आ रही थी, लेकिन वहीं वे चमकदार जीव दिखाई दे रहे थे। तभी उनमें से एक जीव बोला कि डरो मत, कुछ ही दिनों में तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी जैसे हमें पड़ी। ये सुनकर हम चारों एकदम हैरान रह गए थे और फिर मैंने उससे पूछा कि आखिर कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। तब उसने मुझे बताया कि ये असल में एक कबीला है और इनके कुल देवता असल में एक शैतान है। इस कबीले के लोग हजारों सालों से इनकी पूजा करते आए हैं और इनके कबीले में जब भी कोई शादी होती है तो ये लोग ऐसे ही मानव बलियां देते हैं ताकि होने वाले दंपति का आगे आने वाला जीवन अच्छा हो। एक बार जब ये लोग विधिपूर्वक बलि दे देते हैं तो जिसकी बलि दी गई है उसकी आत्मा शैतान की हो जाती है। इनमें ऐसा माना जाता है कि अगर इन्हें अपने परिवार को बढ़ाना है तो उसके लिए पहले शैतान के परिवार को बढ़ाना पड़ेगा, तभी उनका परिवार बढ़ेगा। और जब इनमें शादी की पहली रस्म की जाती है तो हम इस धरती के ऊपर आ जाते हैं ताकि हम ये शादी रोकने की कोशिश करें, लेकिन जब लाख कोशिशों के बाद भी बलि दे दी जाती है तो हम वापस जमीन में चले जाते हैं और अगली बलि तक यहीं कैद रहते हैं। ये सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई और मैंने पूछा कि अगर ऐसा है तो ये अजीब से बड़े बड़े कीड़े यहाँ क्यों हैं? इनकी भी बलि चढ़ाई गई थी क्या? ये सुनकर वो जीव दोबारा बोला कि नहीं, असल में ये वो कीड़े हैं जो मरने के बाद हमारे शवों पर पड़े थे, क्योंकि इनके में शादी के अगले ही दिन बलि दिए गए शवों का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता बल्कि एक दिन बाद ही किया जाता है। और अगर उस दौरान शवों को कीड़े लग जाएं और फिर उनके अंतिम संस्कार में वो कीड़े मर जाए तो वो भी हमारी ही तरह हो जाते हैं। लेकिन ये कीड़े हमारे गुलामों की तरह होते हैं, क्योंकि मरने से पहले इन्होंने हमारे मांस को खाया होता है। मेरी समझ में सब बातें आ चुकी थी, लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि अगर ऐसा है तो यहाँ हजारों सालों से इतने लोगों की बलियां दी गई होंगी, लेकिन यहाँ तो हम जैसे लोग गिनती के 100-200 होंगे। मेरी बात सुनकर वह जीव हताश होते हुए बोला कि जब भी किसी की बलि दिए 100 साल हो जाते हैं तब शैतान उसकी आत्मा का भक्षण करते हैं। हम सब भी एक दिन शैतान का निवाला बनने वाले हैं, इसलिए हम इन कबीले वालों को ऐसा करने से रोकते हैं। यह सुनकर कार्तिक बोला कि वो सब तो ठीक है, लेकिन मतलब गांव से सटे उस जंगल में पेड़ों पर वो अजीब से निशान आप लोगों ने बनाए थे। तब उस जीव ने कहा कि हाँ, ताकि नए आने वाले लोग इस कबीले में आने से डरे, जिससे कम से कम उनकी जान तो बची रहेगी। और अगर हमारा बस चलता तो हम यहाँ की सीमा से बाहर निकलकर भी लोगों को इसके प्रति आगाह करते, लेकिन हम लोग इस जगह से बंधे हुए हैं। हम चाहें लाख कोशिश कर लें, लेकिन इस गांव की सीमा लांघ नहीं सकते। यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने एक तेज आवाज में कहा कि बस बहुत हो गया, और अब से इन कबीले वालों की तरफ से कोई बलि नहीं जाएगी, क्योंकि उससे पहले ही ये जितने लोगों की बलि देंगे, हम उससे ज्यादा उस कबीले के लोगों को मारकर उन्हें भी अपनी तरह ही बना देंगे। मेरे इस फैसले में उन सभी लोगों ने मेरा साथ दिया, सिवाय विनय और उसकी मां के, लेकिन वे दोनों इसमें कुछ नहीं बोल सकते थे। लेकिन तब से आज तक जब भी उस कबीले में कोई शादी होती है, हम सभी धरती से ऊपर आकर वहां ऐसी भारी तबाही मचाते हैं जिसका अंदाजा लगाना भी कठिन है। और अगर कोई कबीले वाला हमें मिल जाए तो हम उसकी जान लेने से भी नहीं चूकते। तो साथियों, आज की हमारी ये स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है और मुझे पूरा यकीन है कि ये स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पहली बार आपको एक अलग प्रकार की स्टोरी सुनने को मिली होगी। अगर आप आखिर तक कहानी को सुन रहे हैं
तो फिर मुझे कमेंट में बता दीजिए कि स्टोरी आपको कितनी अच्छी लगी है। और साथियों, मैं यहाँ पर एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि इस पूरी स्टोरी को आपके लिए तैयार किया है ममता सहाय ने। तो इतनी ज़बरदस्त स्टोरी तैयार करने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम अपने कुछ लॉयल फ्रेंड्स के नाम ले लेते हैं। कृष्णा सरोज, प्रकाश चौधरी बालाघाट, अमन गोरखपुर, भास्कर बेहरा दुबई, रोहन राय राज नेपाल, सगुफ्ता फिरदौस कोलकाता, नवीन सिंह नोएडा, राजीव लखनऊ, परिधिराज छत्तीसगढ़, अभिषेक कुमार पटेल छत्तीसगढ़, रूपा शर्मा नागपुर, सीमा गुजरात, पूनम शर्मा पंजाब, सजना शेख मुंबई, शामी अख्तर रावलपिंडी, दिनेश कास्टे, उदय यादव झारखंड, अतुल कश्यप बाराबंकी। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही अगली स्टोरी पर।